सो ये रहा हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, जो हमारे लिए ऑफ कोर्स गॉस्पेल ट्रूथ है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 399। Consequently, every person entering into a contract with the company is presumed to have knowledge of the conditions contained therein। इसका मतलब ये होता है कि अंडर सेक्शन 399 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर पब्लिकली अवेलेबल टू बी इंस्पेक्टेड, टेक कॉपी ऑफ, या आप कर सकते हो। इसकी वजह से एनी वन, एनी पर्सन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with the company has or is presumed to have knowledge of its objects, powers and activities। ये एक क्लियर अजम्पशन की जाती है। ये क्या किया जाता है? ये एक क्लियर अजम्पशन किया है। किसने क्लियर अजम्पशन किया है? कंपनीज एक्ट 2013 ने ये क्लियर अजम्पशन किया है, क्योंकि सेक्शन 399 के अंडर ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है ये पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है। तो अगर आप किसी भी कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो ये सीधी बात मानी जाती है कि आपने ये डॉक्यूमेंट्स, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये आपने केयरफुली गो थ्रू किया है, रीड किया है और आपको सब कुछ पता है इस कंपनी के बारे में। तो अगर इस कंपनी ने कोई भी एक्टिविटी ऐसी की जो मेमोरेंडम और एसोसिएशन के खिलाफ जा रही है, जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड जा रही है, आपके पास कोई रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि आपके पास सेक्शन 399 ने एक अथॉरिटी दे रखी है कि आप जाके ये दो डॉक्यूमेंट्स को पढ़े, उन्हें समझे और इस कंपनी के बारे में सब कुछ फाइंड आउट करें। जब आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो, ये बात मान ली जाती है कि आपने एमओए एओए स्टडी किया गया है और वो सारे पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट स्टडी किए गए हैं जो आरओसी के पास फाइल्ड है, क्योंकि सेक्शन 399 आपको ये करने की इजाजत देता है, अनुमति देता है। तो अगर आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो और फिर कहते हो अरे ये तो कंपनी को करने की पावर ही नहीं थी, मेरा तो नुकसान कर दिया कंपनी ने, लाओ मुझे मेरे डैमेजेस दे दो, मुझे मेरे नुकसान की भरपाई करके दे दो। आपको किसी भी किस्म की नुकसान की भरपाई मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्लोज टू नामुमकिन है, क्योंकि ये अज्यूम किया गया है कि आपने सेक्शन 399 को अप्लाई करके इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ली है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को पढ़कर। क्या ये पॉइंट सबके समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आज की पूरी डिस्कशन इस पॉइंट पे ही आधारित है। क्या ये पॉइंट आपके समझ में आ रहा है? यस और नो, प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। समझ रहे हो आप? यस सर। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि नहीं नहीं, मुझे तो कंपनी के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो एक मासूम आदमी हूं, मैं तो एक अनइन्फॉर्म्ड व्यक्ति हूं, मुझे फंसाया गया है? क्या आप ये क्लेम कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ? कोर्ट ऑफ लॉ आपको क्या बोलेगा? सेक्शन 399 ने आपको पावर दी गई है कि आप एमओए को इंस्पेक्ट कीजिए, आपने नहीं किया, गलती किसकी? आपकी है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आर यू विथ मी? फिर आप चाहिए तो इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हो डायरेक्टर्स के खिलाफ कि डायरेक्टर्स ने विलफुली डिफॉल्ट किया, मुझे फंसाया। वो तो खैर कोर्ट कचहरी चलती रहेगी, तारीख पे तारीख लगती रहेगी। लेकिन क्या आप कंपनी को किसी भी किस्म से डिफॉल्ट में पकड़ सकते हो अगर कंपनी ने कोई भी एक्ट अगेंस्ट और बियॉन्ड एमओए की? तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेक्शन 399 आपको ऑलरेडी दिया गया है कंपनी के एमओए और एओए को समझने के लिए। तो अगर कंपनी किसी अल्ट्रा वायरस एक्ट में एंटर करती है तो आप इस कंपनी को कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, अपने आप को उस कंपनी से दूर रख सकते हो।
Am I clear about this? Yes or no? Please give me a thumbs up. Please give me a thumbs up. आप खुद को बस इस कंपनी से दूर रख सकते हो, बट अगर आपने उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और आपका कोई नुकसान हुआ तो कोई भी कोर्ट कचहरी आपकी हेल्प नहीं करेगी, आप पूरी तरीके से इसमें फंस जाएंगे। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? इज दिस अ क्लियर पॉइंट? आगे बढ़े? आगे बढ़े तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं, क्या इसके बारे में बोला गया है। हेडिंग में बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ पॉइंट्स को आपके लिए नोट डाउन करता हूं कि अंडर सेक्शन 399 एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब ऑनलाइन जाके चेक कर सकता है, मेक अ रिकॉर्ड ऑफ और गेट अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट kept by रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसे हम कहते हैं आरओसी। ये एनी डॉक्यूमेंट में किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स आते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं व्हेन दे आर रजिस्टर्ड विद आरओसी। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि आप एक बार कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फीस दे देते हो, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से कोई भी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हो, आपको उसकी रिकॉर्ड मिल सकती है या फिर आप उसकी कॉपी या फिर उसका पूरा जो लिखा पढ़ी है, पूरी उसकी जो कंटेंट है, आप उसको निकाल करके आपके पास में ले सकते हो। ये किसी भी डॉक्यूमेंट जो आरओसी के पास रखा गया है उसको अप्लाई करता है। आरओसी के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं दे आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। आरओसी एक रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रार माना जाता है, जिसमें कंपनी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करती है, जिसमें सारे इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं। तो सेक्शन 399 क्लियरली बोलता है कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले सकते हो। अब ये समझने की जरूरत क्यों है? ये समझने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम चालू कर चुके हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को समझने का पहला स्टेप यही है कि हमें सेक्शन 399 को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी। हमें किसे समझना ज्यादा जरूरी है? सेक्शन 399 को पूरी तरीके से समझ के लेना हमारे लिए बेहद ज्यादा जरूरी बन जाता है। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. अग्रीड और डिसएग्रीड? अग्रीड। आज के लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। आज लेक्चर के स्क्रीनशॉट्स कौन ले सकता है? स्क्रीनशॉट्स अच्छे तरीके से ले लीजिएगा जिसमें कोई कट वगैरह ना हो। तो अनुराग क्या आप लेंगे? ऋषि क्या आप लेंगे? कौन ले रहा है? पहले ही पूछ लो। हाँ सर, मैं ले लेता हूँ। ले लो और फटाफट लेना, मुझे कोई भी इंटरप्शंस नहीं चाहिए लेक्चर में। जैसे मैं बोलूं टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डोंट वेस्ट टाइम। इज दैट क्लियर? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। इसकी वजह से अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ
कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसकी वजह से अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन dealing with the company to number one, inspect its documents, and number two, make sure that the contract entered into with the company is in conformity, ये वर्ड्स बाय हार्ट करना जरूरी है, with the provisions of those documents. ये those documents कौन होते हैं? Articles of association, etc. Because of section 399, it is presumed that every person dealing with the company knows the contents of these documents. हर व्यक्ति जो कंपनी के साथ डील करती है उनको इस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा गया है ये माना जाता है. इट इज अज्यूम्ड. ये जो प्रिजम्पशन होती है, ये जो प्रिजम्पशन होती है, is called doctrine of constructive notice. What is it called? It is called doctrine of constructive notice. So there are three important points over here to be very, very careful about. The first point is whether a person reads the document or not. Comma. He is presumed to have knowledge of the contents of the document. A person has understood the documents in their true perspective. इसका मतलब होता है इस डॉक्यूमेंट्स का असली मीनिंग क्या है वो समझ चुका है. कंस्ट्रक्टिव नोटिस is available not only for memorandum of association and article of association, but for all related documents like special resolution that are required to be filed with the ROC. ROC मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी के साथ डील करने से पहले आप सेक्शन 399 को एक्सरसाइज कीजिए
उस कंपनी के वेबसाइट पे जाके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कीजिए, या फिर सीधा आरओसी के पास जाइए, आरओसी के पास जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को डिमांड कीजिए। आरओसी आपको एक फीस मांगेगा, एक नॉमिनल फीस होती है, वो फीस आप देंगे और आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने को मिल जाएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने के बाद ही आप इस कंपनी के साथ एक ट्रांजैक्शन में एंटर कीजिए, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आप ऑलरेडी इस कंपनी के साथ डील कर रहे हो, आपको इस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है, फिर आप ये बोल नहीं सकते अरे मेरे साथ चीटिंग हुई है, मुझे जानकारी मालूम नहीं थी, मुझे ये चीजें पता नहीं थी, मुझे बोली नहीं गई थी। आपको कोई भी आके आपके घर पे बोलने वाला नहीं है, सुनो सुनो ये ऐसा हुआ है, सुनो सुनो ये वैसा हुआ है। आपको कोई भी ये चीजें आपके घर पे आके बोलने वाला नहीं है। ये चीजें आपको खुद से फाइंड आउट करनी है आरओसी के पास जाके, क्योंकि अंडर द लॉ आपको सेक्शन 399 मिल चुका है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. कल को आप बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं पता था, मेरा नुकसान हो गया, मम्मी पापा को बोलना, वो आपको सहानुभूति देंगे। कोर्ट ऑफ लॉ कोई सहानुभूति नहीं देगा। एम आई क्लियर अबाउट इट? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, टेक अ स्क्रीनशॉट Done, इमीडिएटली। sir. आगे की बात, हम फिर अभी भी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ही है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या फिर यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही लेते हैं, या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो बियॉन्ड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है, as per articles of association, and any person enters into such a contract, he cannot acquire any rights against the company. This is the doctrine of constructive notice. Are we clear about this? With this, एक बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसे हमने चार्ट फॉर्मेट में फिनिश कर लिया है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done, sir. Right now, I'm going towards Companies Act study material of institute to highlight important points of doctrine of constructive notice। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि हमारे चार्ट्स जो बने हुए हैं वो प्योरली पूरे तरीके से इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही बने हुए हैं। इंस्टीट्यूट से हमारा एक भी वर्ड आगे पीछे नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर ही डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है वो आ जाती है। अब देखिए, सेक्शन 399 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar, make record or get copies of extract including certificate of incorporation on payment of prescribed fees। आपके चार्ट में नोटिस कीजिएगा, ये आपके चार्ट का पहला पॉइंट था। यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. ये आपके चार्ट का पहला पॉइंट था। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, भले ये यूट्यूब पे जाए ना जाए ये बात अलग, क्या आपको लेक्चर के अंदर ये चार्ट्स साथ साथ ड्रॉ करने हैं ताकि आप इसे लेक्चर में बेटर यूज कर पाए? क्या आपको ये करना है? प्लीज टेल मी दैट स्टूडेंट्स, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। डू यू वांट टू ड्रॉ द चार्ट साइड बाय साइड? ओके, वन स्टूडेंट इज सेइंग यस। Yes, sir. आपकी क्या उम्मीद ये है? व्हाट आर यू सेइंग कोमल? Yes.
यू वांट टू ड्रॉ देम? एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, जरा रुकिए. We will stop the recording here so that you can peacefully draw the charts and then we will continue the recording. Clear? 1 मिनट. तो चलिए, सबके चार्ट्स बना के हो गए. तो अब स्टडी मटेरियल की तरफ ध्यान देंगे. तो अब स्टडी मटेरियल की तरफ फोकस करते हैं. अब स्टडी मटेरियल क्या कहता है और हमारे चार्ट्स क्या कहते हैं, जरा उसे देख लेंगे. पहले स्टडी मटेरियल कहता है कि सेक्शन 399 प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस any document, make record of any document, get copy or extracts of any document including certificate of incorporation, but he has to do what? Pay the prescribed fees. क्या ये पॉइंट हमारे चार्ट्स में है? yes or no? आपके नोटबुक में देख के बताइए. so this is covered, everybody. Next point. Yes, sir. Memorandum of association of a company registered become public document, they are available on payment of nominal fees. ये पॉइंट indirectly covered है, ये पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है. बराबर है. if it is the duty of every person dealing with the company to inspect its documents and make sure that the contract is in conformity with its provisions, whether the person read them or not, it will be presumed that he knows the content. This kind of presumption is called constructive notice. ये पॉइंट क्या हमारे पास चार्ट्स में है? जी हाँ, ये पॉइंट हमारे पास चार्ट्स में है. yes or no? please tell me that. Correct? Yes, sir. नोटिस क्या होती है? पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, इज प्रिज्यूम्ड टू हैव नॉलेज. यस, ही इज ओनली प्रिज्यूम्ड टू हैव रेड द डॉक्यूमेंट्स बट आल्सो अंडरस्टूड देम इन द ट्रू पर्सपेक्टिव. ना सिर्फ वो पढ़ चुका है बट उसका सही मतलब, उसकी गहराई वो समझ चुका है. ये हमारे पास नीचे वाले चार्ट में 3 पॉइंट्स बने हैं, उसमें ये अवेलेबल है. एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी not only has the constructive notice but also all related documents such as special resolution which are required to be registered with the registrar. यहाँ पे आपके नोटिस में आप एक नोटिस नहीं सॉरी आपके नोटबुक में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे. रेजोल्यूशन जो होते हैं ना बेटा, ये 2 किस्म के होते हैं. एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन और दूसरा होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. स्पेशल रेजोल्यूशन ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है. It is filed with registrar of companies. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है वो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है. क्या होता है? इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है. इट इज नॉट फाइल्ड विद आरओसी. तो स्पेशल रेजोल्यूशन इज कवर्ड अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. ड्यू टू सेक्शन 399. क्यों? वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है इसलिए. लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो होता है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, देयरफॉर इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 399. ये आपको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि स्पेसिफिकली इस पर इंस्टीट्यूट ने एक सवाल पूछा है, जहां पे सवाल में लिखा है द कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन. बट वो रेजोल्यूशन जब भी लिखा जाता है वर्ड, जब सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा जाता है तब हम उसे क्या अज्यूम करेंगे कि वो कौन सा रेजोल्यूशन है? वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है. तो यदि यहाँ पे आपको ऐसे वर्ड्स नजर आते हैं दैट कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन, ये किस किस्म का रेजोल्यूशन होता है? ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है. आई बात समझ में? Am I clear about this? ये चार्ट आपके पास होना चाहिए. ये स्क्रीनशॉट अनुराग आप ले लीजिए जल्दी से. ये स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए. ये चार्ट अभी बनाने की जरूरत नहीं है. स्क्रीनशॉट ले लिया अनुराग? यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. If a person enters into a contract which is beyond the powers as defined in MOA or outside the authority of directors, he cannot have any rights against the company. यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस खत्म हो जाता है और यहाँ ये पॉइंट भी हमारे चार्ट्स में पूरी तरीके से कवर्ड है. तो क्या ये पूरा डिफिकल्ट दिखने वाला मटेरियल हमने हमारे चार्ट्स में कवर कर लिया है लॉ में? यस. तो क्या मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि हम सारे लोग डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को पूरी तरीके से बाय हार्ट कर सकते हैं? यस और नो? गिव मी अ थम्स अप. यस और नो? गिव मी अ थम्स अप. क्या डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पूरी तरीके से बाय हार्ट अब हो सकती है?
क्या ये डॉक्ट्रिन बाय हार्ट हो सकती है? क्या इस डॉक्ट्रिन में भी कोई इश्यू आएगी? मुझको नहीं लगता आनी चाहिए, मुझको नहीं लगता आनी चाहिए। हम इस डॉक्ट्रिन को अच्छी तरीके से पूरा रट्टा मार सकते हैं, इट्स वेरी इजीली पॉसिबल, बराबर है। अब सब कुछ ये होपलेस बन चुका, यार मैंने तो पढ़ा नहीं मेमोरेंडम, मैं फंस गया, अब मैं क्या करूं? अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब जो सारी चीजों पर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस नहीं लगती, जैसे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, उस पे क्या लगता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगता है। क्या लगता है इस पे? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इस पे लगता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसे समझ के लेते हैं। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is an exception to the doctrine of constructive notice। पहला पॉइंट, outsiders do not have knowledge or notice of the internal affairs of the company। चलिए मान के चलते हैं, चलिए मान के चलते हैं, अनुराग एक इन्वेस्टर है। अनुराग ने रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर्स खरीदे। क्या ये सिनारियो सबको समझ में आ रहा है? अनुराग ने क्या किया? रिलायंस इंडिया लिमिटेड के शेयर्स खरीदे। तो क्या अनुराग सेक्शन 399 के अंडर रिलायंस इंडिया लिमिटेड के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है? यस और नो? टेल मी। इफ द आंसर इज यस, गिव मी अ थम्स अप। Yes, sir. क्या अनुराग सेक्शन 399 के अंडर रिलायंस इंडिया लिमिटेड के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, मैं मानता हूं कर सकते हैं, लेकिन वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं। आज रिलायंस इंडिया लिमिटेड में एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में कुछ चीजें तय की गई है जो आगे जाके कंपनी करना चाहती है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि बोर्ड रेजोल्यूशंस, जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बिटवीन डिपार्टमेंटल हेड्स, जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग्स बिटवीन द सीएफओ एंड द सीओओ। ये सारी चीजें कंपनी इज नॉट सपोज टू फाइल विद द आरओसी। ये कंपनी के इंटरनल मैटर्स होते हैं, ये कंपनी के अपने सीक्रेट डिसीजंस होते हैं। क्या आप इस बात को मानते हो? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. कल को एपेक्स एकेडमिक्स ऊपर वाले ने चाहा तो लिस्ट हो जाएगी, चलिए मानता हूं, पर एपेक्स एकेडमिक्स के सीए फाउंडेशन के लेक्चर में, आज के लेक्चर में ये तय किया गया है कि पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर में डिस्कस करना चाहता हूं, क्या ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगा? बिल्कुल नहीं। ये मेरे इंटरनल अफेयर्स ऑफ माय कंपनी है, इसका, इस कंपनी का मालिक मैं हूं। मैं चाहता हूं कि आज मेरे कंपनी में मैं ये 4 चीजें करूं, इसका पब्लिक इंफॉर्मेशन और डोमेन से क्या लेना देना? मैं जैसे चाहूं मेरी कंपनी चलाऊं, जैसे चाहूं मेरे कस्टमर्स को खुश रखूं, जितना चाहूं उनके लिए मेहनत करूं। ये मैं आरओसी को जाके बोलूं क्या, सुनो सुनो इधर आओ, आज है ना हम लोग ये 4 पेपर डिस्कस करने वाले हैं, हाँ ये लिख देना अपने डायरी में? ऐसा मैं जाके बोलूंगा क्या आरओसी को? उसको इंटरेस्ट है क्या कंपनी के इंटरनल अफेयर्स में? बिल्कुल नहीं। पर आप एक आउटसाइडर हो जिसने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, एमओए एओए पढ़ के, क्या आपको पता है कि आज कंपनी क्या ऑपरेशनल फैसला लेगी? नहीं पता आपको। क्यों? क्योंकि आप एक आउटसाइडर हो, आपको कंपनी के इंटरनल अफेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. क्या आप मतलब समझ Yes, रहे हो? इंटरनल अफेयर्स और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में एक अंतर होता है, क्या ये अंतर आप समझ रहे हो? इंटरनल अफेयर्स आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा सेक्शन 399 के अंडर देखने को मिल जाएंगे। एम आई क्लियर अबाउट दिस? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. देखिए, बात को समझिए। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है,
ये आपको कहां पे मिल जाएंगे? अंडर सेक्शन 399 आपको ये देखने को मिल जाएंगे। लेकिन जो इंटरनल अफेयर्स है, क्या ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है? मुझे बताइए। नहीं है। तो सेक्शन 399 क्या यहाँ पे चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। क्या ये पॉइंट आप सहमत हो? क्या आप इस पॉइंट को मानते हो? क्या आप इस पॉइंट से अपने आप में एग्री करते हो? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। समझ में आ रही है Yes, बात? sir. Yes, sir. आगे चलता हूं। Yes, sir. आगे चलता हूं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, इफ एन एक्ट इज ऑथोराइज्ड by the articles of association, outsiders will assume that all the detailed formalities for doing the act have been observed. All detailed formalities for doing the act have been observed. Are you with me? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. Yes, sir. Any person dealing with the company through its directors or other persons are entitled to assume that the acts of directors / officers are validly performed as long as the acts are within the articles of association. Are within the articles of association. Are you with me on this, ladies and gentlemen? Just hold on for 1 second. So let's move ahead. Let's move ahead. Now, please understand the meaning of what has been written over here. क्या कहा जाता है कि एक इंसान जब कंपनी के साथ डील कर रहा है, एक इंसान जब कंपनी के साथ डील कर रहा है, वो ये अज्यूम करता है, वो ये अज्यूम करता है कि उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स ने जो भी जरूरी फॉर्मेलिटीज है उन्हें पूरा किया है। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मेरे पॉइंट को समझिएगा, मैं क्या पॉइंट कहना चाहता हूं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि कंपनी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर सकती है। क्या कर सकती है? एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कर सकती है। यस और नो, ये समझा है कि नहीं मुझे इतना बताइए। एक सिंपल सी स्टेटमेंट बता रहा हूं कि कंपनी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कर सकती है, उसमें हिस्सा ले सकती है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंडर कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। आर यू विथ मी ऑन दैट? Yes, sir. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको एक पर्टिकुलर चीज करने की इजाजत देता है, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत वो पर्टिकुलर चीज करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी।
अब मैं बाहर हूं कंपनी के, मैं कौन हूं? आउटसाइडर हूं। अब मैं क्या पढ़ सकता हूं कंपनी के बारे में, बताइए। मैं सेक्शन 399 के अंडर ये पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता हूं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मैंने पढ़ लिए। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. Yes, मुझे sir. ये पता है कि कंपनी में ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। मैं जब कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन करूंगा तब ये अज्यूम किया जाएगा कि ये सारी फॉर्मेलिटीज कंपनी कर चुकी है, इसीलिए वो इस ट्रांजैक्शन में एंटर कर रही है। कल को अगर पता चले कि कंपनी ने ये फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की है, तो कसूरवार कंपनी को ठहराया जाएगा, मुझे नहीं। क्योंकि कंपनी अपने भीतर, अपने अंदर ये फॉर्मेलिटीज पूरी करती है क्या, इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट नॉलेजेबल अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ रहा है? सर, क्या Yes, ये sir. कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ रहा है? मैं फिर से ये बात को दोहराना चाहूंगा। प्लीज इस बात पे गौर फरमाइएगा, प्लीज इस बात पे गौर फरमाइएगा, बात ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 399 के तहत मैं कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट एक कंपनी के देख सकता हूं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख सकता हूं, यस और नो? इसकी कॉपीज भी ले सकता हूं, यस और नो? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देख सकता हूं, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी देख सकता हूं, यस और नो? इसके साथ साथ मैं स्पेशल रेजोल्यूशन भी देख सकता हूं, यस और नो? प्लीज टेल मी दैट मच, प्लीज टेल मी दैट मच। देख सकता हूं कि नहीं, इतना Yes, मुझे sir. बताइए, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. सिचुएशन को समझिएगा। मैंने सेक्शन 399 के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। मैंने सेक्शन 399 के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे देवनागरी लिपि सबको पढ़ने आती है ना? हिंदी मराठी लिखा हुआ पढ़ने आता है ना? कोई ऐसा है क्या 7वीं से फ्रेंच या जर्मन सीख रहा है तो उसको नहीं आएगा? ऐसा कोई है? No, sir. यू कैन रीड ना? Yes, sir. राहिला, Yes, sir. मनाली, Yes, आप sir. सब बेसिक हिंदी देवनागरी पढ़ सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. मैंने सेक्शन 399 के डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए। मुझे कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर की जो एक्टिविटी है, ये विद इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। तो क्या ये एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस कहलाएगी? यस और नो मुझे बताइए। क्या ये एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस कहलाएगी? यस और नो मुझे बताइए। कम ऑन, आप अल्ट्रा वायरस का लेक्चर कल देख चुके हो, आज सुबह कल अटेंड कर चुके हो। क्या ये एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस होगी? कम ऑन टेल मी। मनाली, राइला, No, sir. बताइए, क्या ये अल्ट्रा वायरस होगी? Yes, sir. No, sir. अल्ट्रा वायरस होगी? इट इज विद No, इन sir. मेमोरेंडम ऑफ No, एसोसिएशन। sir. ये अल्ट्रा वायरस नहीं होगी। मनाली, यू आर नॉट वॉचिंग द लेक्चर्स। आई बात समझ में? आपने नहीं देखा ना अल्ट्रा वायरस, देखा। तो फिर आपका आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है? और क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मैं फिर से आपको बोलूंगा नहीं लेक्चर्स देखने के लिए।
Am I clear? You're supposed to watch them. मैं बेहद नाखुश हूं आपसे। ऋषि तो पूरा लेक्चर खा के आ गया है। वेरी गुड ऋषि, इट इज विद इन द, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए, टू फायर लाइक अ मशीन गन। वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू, ऐसा ही कर। चलो, तो ये एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस नहीं है। तो क्या इस एक्टिविटी में मैं बेझिझक एंटर कर सकता हूं? बेझिझक में एंटर कर सकता हूं, लेकिन ये एक्टिविटी करने के लिए, लेकिन ये एक्टिविटी करने के लिए कंपनी को रेजोल्यूशन लेने की जरूरत है। कंपनी को क्या लेने की जरूरत है? रेजोल्यूशन लेने की जरूरत है। जिधर वर्ड सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा गया है, वो कौन सा रेजोल्यूशन होगा? स्पेशल या ऑर्डिनरी? स्पेशल या ऑर्डिनरी? स्पेशल या ऑर्डिनरी? ये होगा ऑर्डिनरी। अब बी लिखाया था। क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है? No, sir. ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इस एक्टिविटी को करने के लिए रेजोल्यूशन लेने की, रेजोल्यूशन की जरूरत है, बराबर है। क्या मैं ये अज्यूम कर लूं कि कंपनी ने अपने सारे रूल्स जो एओए में लिखे हैं उसे फॉलो किया है? क्या मैं इसे अज्यूम कर लूं? द आंसर इज यस। मैं इसे अज्यूम करना के अलावा मेरे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी इसे फॉलो कर रही है कि नहीं, ये मुझे कंपनी के बाहर बैठ के कभी भी पता नहीं चलने वाला है। आ रही है बात समझ में? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. क्या कंपनी के बाहर बैठ के मुझे ये पता चलेगा क्या कंपनी के अंदर ही साला पूरा बंदर बाट चल रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुनता? इट्स अ मैडनेस। क्या ये मैं मान लूं? क्या ये मैं अज्यूम कर लूं? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. मैं ये अज्यूम ही कर लूंगा कि कंपनी ने अपनी सारी चीजें बराबर से की है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ये Yes. होती है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब देखिए आगे क्या होगा। अब मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है, कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस कॉन्ट्रैक्ट, इज इट अल्ट्रा वायरस? नो, इट इज कॉल्ड व्हाट? intra-virus, as Komal very rightly used the word, it is called as intra-virus. आगे, as per articles of association, as per articles of association, you need a resolution. I don't have access to the indoor affairs of the company. Therefore, I assume that resolution or whatever internal affairs or procedures are applicable have been followed. This is called the doctrine of indoor management. ये जो भी प्रोसीजर्स है ये मैंने फॉलो किए, कंपनी ने फॉलो किए। कल को पता चलता है, कल को पता चलता है
contract, it is within MOA. Now company has to take ordinary resolution to follow articles of association. Taken and it is not taken. Suppose it is not taken, contract is still enforceable and company will have to pay the damages to me even if it has not taken the requisite ordinary resolution. कल को कंपनी ये बोल सकती है, हाँ आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हमारे साथ, लेकिन हमने तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिया ही नहीं, जाओ जो करना है कर लो। मैं गया कोर्ट में, मैंने कोर्ट को बोला देखें मैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ एंटर हुआ उस कंपनी के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट विद इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये मैंने सेक्शन 399 के तहत चेक किया है। कोर्ट कहती है ठीक है, हम भी ये बात मानते। फिर मैंने कहा देखें इस कंपनी को जरूरत थी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेने की, पर इस कंपनी ने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिया है या नहीं लिया है ये जानने की मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, ये जानने का मेरे पास कोई माध्यम नहीं है। मुझे नहीं पता कि कंपनी अंदर क्या करती है, वो अंदर जो करती है वो उसका लुकआउट है, मुझे उसका कोई एक्सेस नहीं है, एक पर्दा है उसके और मेरे बीच में। मुझे नहीं पता कंपनी क्या करती है और क्या नहीं करती है। मैं तो ये मान के चलूंगा ना कि अगर वो मेरे साथ डील करने आई है विद इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो उसने अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो किया होगा। कोर्ट बोलती है बिल्कुल आप सही हो। फिर मैं कोर्ट को बोलता हूं पर उन्होंने साले चोर वो लिया ही नहीं था। कोर्ट बोलती है ये कंपनी का लुकआउट है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया है वो कंपनी के आर्टिकल्स के तहत है। ये क्लियरली है कि इंट्रावायरस 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 कॉन्ट्रैक्ट है। आपको ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करने की पूरी लीगल अथॉरिटी है, और अगर कंपनी इसे एनफोर्स नहीं करती, कोर्ट ऑर्डर के तहत हम कंपनी को डायरेक्शन देंगे कि आपको इसे इन्फोर्स करना ही पड़ेगा, और यदि आप इन्फोर्स नहीं करते तो कंपनी आपको डैमेजेस भर के देगी। अगर डायरेक्टर्स आपके एक्शंस की वजह से आपका नुकसान हुआ है तो एक सूट फॉर इंजंक्शन डायरेक्टर्स पे डाल के डायरेक्टर की जेब में से पैसा निकाल के आपको दिया जाएगा, पर आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपने 399 को यूज करके फाइंड आउट किया कि ये जो एक्टिविटी है विद इन द आर्टिकल्स है। फिर आपने उस एक्टिविटी में एंटर किया क्योंकि वो विद इन द आर्टिकल्स थी, आपने सब कुछ आपके पावर में था वो किया। कंपनी को अपने अफेयर सही से चलाने चाहिए थे, उनको रेजोल्यूशन लेना चाहिए था, वो उन्होंने लिया नहीं है। ये गलती किसकी है? उस कंपनी की गलती है। तो आपका कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, ये आपका प्रोटेक्शन हम करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के तहत। पर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट विद इन एमओए हुआ तो फिर आपको नो रेजोल्यूशन मिलेगा, आपका कोई भी डैमेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में आप एक अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी में एंटर कर रहे हो जो वॉइड है। ये क्या है? ये इंट्रा वायरस है, और यहां पे अगर आपका कोई नुकसान होता है तो कोर्ट आपकी मदद करके देगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? रेज योर हैंड्स। समझा? रेज योर हैंड्स। समझा तो गिव मी अ थम्स अप। बोलो भाई, समझा? समझा? समझा सर। अब आपको एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? एक स्टोरी समझनी पड़ेगी। स्टोरी के पहले एक चार्ट बना देता हूं। यही चार्ट आपको पहले अच्छे से बना के देता हूं। ये चार्ट आपके एग्जाम के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर कॉन्सेप्ट है। ये जो चार्ट है ये है ओनली फॉर कॉन्सेप्ट। सारे एपेक्स के बच्चे ये चार्ट को रेफर करेंगे,
क्योंकि इस चार्ट में आपका कॉन्सेप्ट माइंड में बैठना चाहिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किधर भी सीखने गए रहोगे लॉ, आपको ये लेवल की क्लैरिटी वो प्रोफेसर ने दी नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अग्रीड? रेज योर हैंड्स इफ आई एम राइट, रेज योर हैंड्स इफ आई एम राइट। करेक्ट? ये लेवल की क्लैरिटी नहीं मिलती, सीधा सीधा बोलते। और ये लेवल की क्लैरिटी जरूरी है क्योंकि इस पे आपको केस स्टडीज आने वाले हैं, आपको ये समझना जरूरी है। ओनली फॉर कॉन्सेप्ट। लॉ एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, मेरी बात को समझिएगा। लॉ अकाउंट से इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और मैं आपको आज लिख के देता हूं, जो स्टूडेंट लॉ में अच्छा है ना, मैं लिख के देता हूं, जो स्टूडेंट लॉ में अच्छा है ना, वो ऑडिट तोड़ेगा, वो टैक्स तोड़ेगा। और अगर आपका लॉ वीक है तो आपकी ऑडिट में भी बैंड बजेगी, आपकी टैक्स में भी बैंड बजेगी, आपकी इनडायरेक्ट टैक्स में भी बैंड बजेगी, क्योंकि ये सब लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। समझो इस बात। और आगे जाके अकाउंट्स में भी बैंड बजेगी, क्योंकि अकाउंट्स पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज नथिंग बट द लॉ। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखिए, ओनली फॉर कॉन्सेप्ट, यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। This contract can either be within memorandum of association or it can be beyond memorandum of association. अगर ये beyond memorandum हुआ तो ये अल्ट्रा वायरस बना। ये क्या बना? ये अल्ट्रा वायरस बना। देर इज नो रिस्पाइट और हाँ resolution for your damages because it is a void contract. It is a void contract. It is a void contract. You have no redressal. You have no redressal. The fact that you have no redressal is given where? Doctrine of constructive notice. But suppose the act is within the memorandum of association. So it is what? It is an intra-virus act. What is it? It's an intra-virus act. But as per articles, company is required to take ordinary resolution. It is in articles of association. So under section 399, you are aware of this. Agreed or disagreed? आपको इसके बारे में जानकारी है. But it is an ordinary resolution. So it is not a public document. Yes or no? Please tell me that. So section 399 not applicable. You cannot check this. Therefore, assumed that it is taken. Therefore, it is assumed that it is taken. Yes or no? Please tell me that. अब इसके आगे का चार्ट बनाना है. अब क्या करना है? इसके आगे का चार्ट बनाना है. एक सेकेंड. अपना अनुराग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अनुराग, are you there? Yes, Take a sir. screenshot. Taken? Yes, sir. लिखेंगे, निश्चिंत रहिए. In reality, not taken and taken. If it is taken,
all okay. If not taken, you are protected by doctrine of indoor management as there is no way to confirm an indoor affair or internal affair such as ordinary resolution. Therefore, company will have to either fulfill its obligation towards you or pay damages to you. Why? Because you have done everything that is necessary. You have done everything that is necessary. There is no way to confirm. It's an internal affair. So if the company has not taken, but company cannot run away and say ordinary resolution not taken. The directors are responsible and they can be sued in an injunction suit. You can sue them under injunction. Am I clear about this, ladies and gentlemen? Anurag, take a screenshot. Anurag, take a screenshot. Done, sir. अब शांति से ये जो चीज लिखी है, ये जो शांति से चीज लिखी है, अब इसको लिखेंगे, रिकॉर्डिंग रुका के फिर वापस चालू। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी है, इसके डायरेक्टर्स को अप टू अ लिमिट बोरो करने की अथॉरिटी दी गई है। मतलब अप टू अ लिमिट ये बैंक लोन ले सकते हैं। अप टू अ लिमिट ये बैंक लोन ले सकते हैं। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। ये लिमिट, ये अथॉरिटी उन्हें किसने दी? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने दी, जो कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 399। आ रही है बात समझ में? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है अंडर सेक्शन 399। तो चलिए, अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो बैंक को ये पता ही है। Yes or no, please tell me that. Yes or no, please tell me that. ये बैंक को ये पता ही है। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यस और नो? अग्रीड और डिसएग्रीड स्टूडेंट्स? कि बैंक को ये पता ही होना चाहिए सेक्शन 399 के अंडर ये क्या है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है कि नहीं है? करेक्ट? Yes, sir. पर बैंक को ये पता ही नहीं है
कि बोरोइंग के लिए लगने वाला रेजोल्यूशन डायरेक्टर ने लिया है कि नहीं। अग्रीड और डिसएग्रीड। और बैंक को ये पता ही नहीं है कि बोरोइंग के लिए लगने वाला रेजोल्यूशन डायरेक्टर ने लिया है कि नहीं। क्या ये बैंक को पता होने का कोई स्कोप है? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। क्या बैंक को ये पता होगा? नहीं नो पता होगा। सर। कैसे पता होगा? क्योंकि ये क्या है? इंट्रावायरस। इंडोर मैनेज। क्योंकि ये इंडोर अफेयर है। बराबर है। डायरेक्टर ने लोन लिया, डायरेक्टर ने लोन लिया, कंपनी बोली रिजोल्यूशन नहीं था, लोन नॉट आवर लायबिलिटी। कंपनी बोली रिजोल्यूशन के बगैर डायरेक्टर ने किया, लोन हमारी लायबिलिटी नहीं है। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला ये लोन कंपनी की लायबिलिटी ही है। क्यों? क्योंकि बैंक ने चेक किया कि आर्टिकल्स अलाउ करते हैं डायरेक्टर को लोन लेना। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता तब क्या ये कंपनी की लायबिलिटी बनती? नॉट कंपनीज लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि यार ये अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी कर रहे हो, ये कंपनी की लायबिलिटी कैसी? लेकिन कंपनी ने डायरेक्टली बोला डायरेक्टर्स को अलाउड है अप टू अ लिमिट लोन लेना, और उसके लिए उनको रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। अब रेजोल्यूशन लिया कि नहीं लिया, किसका लुकआउट है? ये कंपनी का लुकआउट है। लेकिन क्या ये एक्टिविटी विद इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। है। तो अगर ये एक्टिविटी विद इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है तो कोर्ट सीधे सीधे बोलता है कि लोन कंपनी की लायबिलिटी है। बैंक की रक्षा करने कौन आ गया भैया? इंडोर मैनेजमेंट। कौन आया? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आर यू विथ मी? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। यस यस सर। और नो प्लीज टेल मी दैट। समझ में आ रहा है? ये है आपका केस स्टडी। ये है आपका केस स्टडी विच इज गिवन टू यू इन योर स्टडी मटेरियल, which is given to you in your study material over here. ये आपका केस स्टडी टर्कांड नाम का जो आपका केस स्टडी है, कैमरून्स कोलब्रुक्स टीम कोल एंड स्वांसी एंड लाउटन रेलवे कंपनी नाम का जो केस स्टडी है, बहुत बड़ा नाम है इसका, बहुत बड़ा नाम है इसका। इसको टर्कैंड्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको टर्कैंड्स लॉ कहते हैं। The Royal British Bank versus Turkand. Facts of the Royal British Bank. Mr. Turkand was the official manager of the insolvent Camerons, Colebrook Steam Coal and Swansea and Logger Railway Company. ये कंपनी का नाम है इतना बड़ा। It was incorporated under the Joint Stock Companies Act. The company had given a bond of £2,000 to the Royal British Bank, which secured the company's drawing on its current account. मतलब क्या? Drawing on its current account मतलब क्या? कंपनी ने क्या किया? बैंक को 2,000 पाउंड का बॉन्ड दे दिया। मतलब क्या? एक किस्म की गारंटी दे दी कि फिक्र मत कीजिए, 2,000 पाउंड की गारंटी आपको दे रहे हैं, हमको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दीजिए। ड्रॉइंग्स ऑन करंट अकाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? ओवरड्राफ्ट। क्या होता है इसका मतलब? ओवरड्राफ्ट। तो कंपनी ने क्या किया? ओवरड्राफ्ट उठा लिया। आर यू विथ मी? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। कंपनी ने क्या किया? ओवरड्राफ्ट उठा लिया। मतलब क्या किया? बैंक से पैसा उठा लिया और बैंक को क्या देके रख दिया? बॉन्ड देके रख दिया।
The bond was under the company's seal, signed by 2 directors and the secretary. When the company was sued, it alleged that under its registered deal of settlement, that is articles, directors only had power to borrow up to an amount authorized by a company resolution. तो डायरेक्टर कितना बोरो कर सकता है? अप टू एन अमाउंट. इसके बियॉन्ड डायरेक्टर बोरो नहीं कर सकता. A resolution had been passed but not specifying how much the director can borrow. अभी अप टू एन अमाउंट था, तो रेजोल्यूशन तो था, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन था, लेकिन अमाउंट उसमें स्पेसिफाई नहीं किया था. मतलब कंपनी झोल है, मतलब कंपनी झोल है. ऐसा ही ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया कि तुम बोरो करो, कितना बोरो करो बोला नहीं. ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दिया कि तुम बोरो करो, कितना बोरो करो बोला नहीं. It was decided that the bond was valid, so the Royal British Company could enforce the term. मतलब क्या? The Royal British Bank बोला ये बॉन्ड है ना, ये अलाउड है, क्योंकि तुम्हारे AOA में क्या लिखा है? डायरेक्टर्स कैन बोरो अप टू एन अमाउंट, और तुमने इतने का बॉन्ड दिया है, मतलब इट इज विद इन देयर बोरोइंग पावर्स. He said that the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the resolution allowed. Articles were registered with the companies. एक मिनट. Articles are registered with the companies. Companies house मतलब उधर का ROC. So there was constructive notice. There was constructive, but bank could not be deemed to know which ordinary resolutions are passed because these are not registrable. Bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal workings. This is the indoor management rule that company's indoor affairs are the company's problems. आई बात समझ में? Yes or no? Please tell me that. आई बात समझ में? Yes, sir. तो डायरेक्टर को बोला तू बोरो कर ले. अभी देखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने क्या बोला डायरेक्टर को? यू कैन बोरो. अभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या पास किया? यू कैन बोरो. पर इसमें अमाउंट लिखा ही नहीं था. इसमें अमाउंट लिखा ही नहीं था. तो कंपनी क्या बोली? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अमाउंट नहीं लिखा है, तो ये जो आपको 2000 का बॉन्ड दिया है ना, ये वैलिड है ही नहीं. बैंक ने बोला नथिंग डूइंग. हमने देखा है कि आर्टिकल्स अलाउ करते हैं डायरेक्टर को बोरो करने के लिए. अब तुम तुम्हारे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में क्या करते हो? एक दूसरे का सिर फोड़ते हो. मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है. तुमने जो डायरेक्टर को बोरोइंग करने को दिया है मेरे से, ये विद इन आर्टिकल्स है, ये इंट्रा वायरस है. अगर ये इंट्रा वायरस हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी है. मैंने सेक्शन 399 के अंडर तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है, तो मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को एडहियर किया है क्योंकि मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं. अभी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आके मेरी रक्षा करता है और मुझे बोलता है कि ये लोग ने अंदर ही अंदर जो कुछ भी एक दूसरे की बैंड बजाई है उससे अपना कोई लेना देना नहीं है. तुम्हारा ये बॉन्ड वैलिड है, तुमको ये पैसा मुझे देना पड़ेगा. आ रही है बात समझ में? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट. ये टर्कैंड्स रूल है. इंडोर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ग्लोबली यूज किया जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. आ रही है बात समझ में? इसके साथ Yes, आपका sir. डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट खत्म हो जाता है. क्या खत्म हो जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट खत्म हो जाता है. लेकिन इस डॉक्ट्रिन में कुछ एक्सेप्शन है. क्या है? कुछ एक्सेप्शन है. अब समझो मेरी बात को. अभी तक की जर्नी समझो. अभी तक की जर्नी समझो. समझना बेहद जरूरी. अभी तक की जर्नी ये थी कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समझा. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है उसे क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस है. जो है उसे क्या बोलते हैं? उसे इंट्रा वायरस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? इंट्रा वायरस बोलते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है. किस सेक्शन के तहत आप इसे रीड कर सकते हो? 399 के अंडर. तो आप इसको रीड करके ही आगे गए हो, ये हमने अज्यूम किया है. इस अजम्पशन को क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस. क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस. अब आप इसको रीड किए, आगे चले गए, और एक्टिविटी जो थी वो अल्ट्रा वायरस थी, तो आपको कोई डैमेजेस मिलेंगे क्या? डैमेजेस फ्रॉम कंपनी No. नहीं मिलेंगे. आपने इसको रीड किया, ये क्या है? ये इंट्रा वायरस है.
अब कंपनी ने अपना काम नहीं ठीक से किया तो क्या आपको डैमेजेस मिलेंगे? Yes. आपको डैमेजेस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये इंट्रा वायरस है। दूसरी बात, कंपनी अंदर ही अंदर क्या करती है? कंपनीज इंटरनल अफेयर्स आर द कंपनीज लुकआउट एंड नॉट आउटसाइड पार्टीज। ये आपको किसने सिखाया? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने आपको ये सिखाया। तो एमओए से आप कहां पे आए? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट तक आ गए। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपको ये आता है तो या तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 बी या सी में इससे मुलाकात होगी 4 मार्क्स के लिए, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 बी में, या फिर क्वेश्चन नंबर 6 सी में आपकी मुलाकात होगी इसके साथ। कंपनीज एक्ट इन 3 क्वेश्चंस में पूछा जाता है। दिस इज द ट्रेंड। ये क्या है? ये ट्रेंड है। ये क्वेश्चन नंबर के साथ बता रहा हूं आपको, पर ये मैं दिसंबर 23 वालों को बता रहा हूं। ये राहिला आपको एप्लीकेबल नहीं है। राहिला आप जून वाली हो, आपका ट्रेंड आपसे स्थापित होगा। और मैं आपको लिख के देता हूँ, जून का पेपर बहुत इजी होगा, दिसंबर का पेपर एकदम फाड़ू होगा, जून का पेपर एकदम पपलू रहेगा। ये बात आप याद में रखना राहिला। एम आई क्लियर अबाउट दिस? तो आप मेहनत इस तरीके से करेंगे कि आपको दिसंबर में ही पेपर लिखने हैं, लेकिन जून में आराम से पास होना है। और राहिला 300 को आपको क्रॉस करना है। और मेरे बाकी के दिसंबर के दोस्तों, 300 क्रॉस करने के अलावा आपके पास यदि कोई ऑप्शन हो तो मुझे बताइए, फिर बात करते हैं। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके पास ऑप्शन है, 300 पार करने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपकी सफलता के लिए दुआएं करता हूँ, और आपको मुझसे दूर रख देता हूँ। बराबर है? यहाँ पे जितने लोग हैं दिसंबर में, हम किसके लिए मर रहे हैं? व्हाट इज आवर टारगेट? 300. 300. What is our target? 300. Am I clear about this? Yes or no? Please tell me that. 300, उसके नीचे कुछ भी नहीं। 300 उसके उसके नीचे कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। इसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमें डिस्कस करने एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके कुछ एक्सेप्शंस है। इन केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करता। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं करता। ये केसेस क्या है? इसके लिए एक चार्ट आपको बना के दिया जाएगा। इस चार्ट को ध्यान से समझना है। इस चार्ट को ध्यान से समझना है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपका खत्म। कंपनीज एक्ट आपका खत्म। जो पोर्शन बाकी है कंपनीज एक्ट में, वो कल के लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। आज हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे पेपर डिस्कशन के साथ। आर यू विथ मी? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Limitations of the doctrine of इंडोर मैनेजमेंट। अभी सपोज आपको पता है कंपनी के अंदर गंद फैला हुआ है, आपको पता है कि ये कंपनी की वाट लगी हुई है, तो क्या आपको इंटरनल अफेयर्स के बारे में मालूम है? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, यस sir. और नो? प्लीज टेल मी। मालूम है ना? Yes, sir. फिर भी आप जाके कॉन्ट्रैक्ट किए तो गलती किसकी? हमारी। आपकी। तो बैंड बज गई। फिर इंडोर मैनेजमेंट आपकी मदद करने नहीं आएगा। पहला एक्सेप्शन, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेग्युलरिटी। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेग्युलरिटी। एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा। एक कंपनी है, उस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि वो लोन ले सकती है। आप बैंक, ये एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना। एक कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा है? लोन ले सकती है। क्या लिखा है? लोन ले सकती है। लेकिन ये कंपनी इतनी बदनाम है बाहर कि सब पूरी दुनिया बोलती है कि ये कभी भी टाइम पे पैसा नहीं देती। ये आपको पता है? ये क्या है? ये आपको पता है? ये कंपनी के डायरेक्टर है, एक नंबर के चोर व्यक्ति है।
ये एक नंबर के क्या है, चोर व्यक्ति है। आ रही है बात समझ में? ये एक नंबर के चोर है। आई बात समझ में? आपको पता है, फिर भी आप जाके बैंक को लोन दे दिए ये बोल के कि अरे ये लोन ले सकती है, तो किसकी गलती है, आपकी या बैंक की? बैंक। हमारी। आपकी या बैंक की? मतलब बैंक। कंपनी की या बैंक की? सॉरी, आपकी या बैंक की नहीं, आप तो बैंक की गलती। बैंक की गलती है ना, बैंक को पता है साला सब कुछ, फिर भी जाके खड्डे में गिरी। आपको पता है वो दरिया है, आप जाके कूद रहे हो, आपको तैरना नहीं आता है, तो गलती किसकी है? किसकी गलती है, आपकी? हमारी। हमारी। तो ये क्या है, ये लिमिटेशन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये क्या है, ये है लिमिटेशन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, याद रखिए इस बात को। Actual or constructive notice of irregularity is there if person has actual knowledge or constructive notice of the irregularity in the indoor affairs doctrine of indoor management does not protect. Suspicion of irregularity आपको शक है फिर भी आप जा रहे हो, गलती किसकी? गलती किसकी बताइए? whether transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of outsiders to make necessary inquiries. Yes or no, please tell me that. एपेक्स एकेडमिक्स आपको सीए बनाने के लिए यहाँ बैठा है, कल को आप पता चला आप एपेक्स एकेडमिक से इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले रहे हो और शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो क्या आप पूछेंगे कि नहीं कि भैया क्या ये एपेक्स एकेडमिक्स आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए सलाह दे सकता है कि नहीं दे सकता? कल को पता चला नहीं दे सकता है, साला सट्टेबाज आदमी है जो क्लासेस चला रहा है, तो उसके सट्टे के पीछे आपकी भी बैंड बज गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस और नो, प्लीज Yes, टेल sir. मी। तो Yes, sir. अगर आपको कोई सस्पिशन है या इरेगुलरिटी है कि यार ये ट्रांजैक्शन अनयूजुअल है इस कंपनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं, सर हमको कैसे पता चलेगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ पे है, क्या है कंपनी का? अंडर सेक्शन 399 ये चीजें कहाँ पे मिलेंगी आपको? ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में मिलेगा कि व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, व्हाई इज द कंपनी एस्टेब्लिश्ड। तो आपको ये पूरी तरीके से पता होगा, आपको ये मालूम होगा कि ये कंपनी क्या गुल खिलाती है, फिर भी आपको पता है कि ये इसका रेगुलर काम नहीं है, फिर भी साले गए उधर। गलती किसकी? आपकी। गलती किसकी? आपकी। प्लीज अंडरस्टैंड। आर यू विथ मी? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। Yes, sir. Yes. sir. नेक्स्ट, फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब एक्चुअल हेरा फेरी। डॉक्ट्रिन अप्लाइज टू इरेग्युलरिटीज, मतलब इरेग्युलरिटी की वजह से आप फंसे तो चलेगा। इरेग्युलरिटी विच अफेक्ट ट्रांजैक्शंस बट डज नॉट अप्लाई टू फॉर्जरी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्जरी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, वो कंपनीज एक्ट में कवर नहीं होता है। कंपनीज एक्ट में वो कवर नहीं होता है। अगर ये फॉर्जरी का मामला हुआ तो आप इसको कंपनीज एक्ट के तहत नहीं, इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 420 के तहत आप इसको डील करो। आ रही है बात समझ में? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट।
फिर कंपनीज एक्ट नहीं, इंडियन पीनल कोड अप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ Yes. में आ रहा है? इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुराग ले लिया? Yes, sir. ले लिया? तो यहाँ पे जरा एक मिनट, वो स्क्रीनशॉट डिलीट कर दो। यहाँ पे पॉइंट क्या है, हेड पॉइंट क्या है? एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेग्युलरिटी, सस्पिशन ऑफ इरेग्युलरिटी, ये सस्पिशन वर्ड है, और यहाँ पे वर्ड क्या है? फॉर्जरी। क्या है वर्ड यहाँ पे? फॉर्जरी। ये 3 पॉइंट्स आपके, ये आपके 3 पॉइंट्स है। अब अनुराग इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. Done, sir. ले लिया? चलिए 1 मिनट, रिकॉर्डिंग को रुकाएंगे 2 मिनट के लिए, ताकि आप शांति से इसे लिख